महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर एक डस्टबिन रखा हुआ है। वहाँ चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है। उस डस्टबिन के पास एक व्यक्ति खड़ा है। उसे देखकर लगता है कोई भिखारी है, क्योंकि उसके लंबे लंबे उलझे उलझे और मैले कुचले कपड़े, फटे पुराने कपड़े इस बात को साफ साफ दर्शाते हैं। वह इधर उधर घूम रहा है, फिर डस्टबिन के अंदर से कुछ खाने पीने का ढूंढ रहा है। कुछ सामान निकालता है। वह डस्टबिन के अंदर से खाली बोतलें निकालता है। उनसे बचे हुए लिक्विड को पीने की कोशिश कर रहा था। इस पूरे दृश्य को रेलवे पुलिस का एक जवान दूर से देख रहा था, जिसकी ड्यूटी उसी प्लेटफॉर्म पर थी। जैसे ही वह व्यक्ति की यह हालत देखता है, वह रेलवे स्टेशन की कैंटीन पर जाता है। वहाँ से पानी की एक बोतल खरीद कर उस व्यक्ति को दे देता है। अब वह व्यक्ति उस बोतल को लेकर पूरी बोतल एक साथ पी जाता है और पीने के बाद वह पुलिस के जवान को धन्यवाद करता है और कहता है, थैंक यू सो मच सर। जैसे ही पुलिस वाला उसके मुंह से यह अंग्रेजी के शब्द सुनता है और इतने अच्छे लहजे में उसे बोलते हुए देखता है, वह हैरान रह जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। पहले जो उसके मन में आता है कि शायद वह कोई सीबीआई अधिकारी है और किसी केस को सुलझाने के लिए इस तरह का भेष बनाए हुए है। लेकिन जब वह उसके शरीर को ध्यान से देखता है तो प्रतीत होता है कि जैसे वह पिछले 3-4 महीनों से भूखा है। इसके बाद वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और उस व्यक्ति से पूछता है, अरे भाई, तुम हो कौन जो इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेते हो? उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया। मेरा नाम रणवीर सिंह है और मैं फ़लानी जगह का रहने वाला हूँ। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, इसलिए इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। यह सुनकर पुलिस वाला उससे पूछता है, अगर तुमने ग्रेजुएशन की है और पढ़े लिखे हो तो फिर इस हालात में यहाँ क्यों हो? रणवीर ने जवाब दिया, इसके पीछे एक लंबी कहानी है जिसे सुनाने में थोड़ा समय लगेगा। यह सुनकर पुलिस वाला उसे स्टेशन के रेस्ट रूम में ले गया। वहाँ पहुँचने के बाद उसने रणवीर के लिए खाना मंगवाया और रणवीर बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद पुलिस वाला बोला, अगर तुम्हें फ्रेश होना है तो हो सकते हो, उसके बाद मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुनना चाहूँगा। अब पुलिस वाले के मन में रणवीर की कहानी जानने की जिज्ञासा और बढ़ गई। रणवीर ने खाना ख़त्म किया और फिर अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया, हमारे परिवार में बस मैं और मेरी माँ हैं। मेरे पिता का देहांत कई साल पहले किसी बीमारी के चलते हो गया था और अब मैं ही अपनी माँ का ख्याल रखता था। यह कहानी 2 साल पहले की है, यानी कि 2022 की, जब मैं अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था और मेरी माँ मेरी शादी की राह देख रही थी। मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। सोचती थी कि जब मेरी शादी होगी, घर में एक बहू आएगी और परिवार में एक सदस्य और बढ़ जाएंगे। फिर रणवीर ने आगे कहा कि एक दिन मैं अपने गांव से शहर गया। रणवीर की आंखों में पुरानी यादें उमड़ पड़ी थी। पुलिस वाला उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। उसकी हर बात में दिलचस्पी और सहानुभूति के साथ रणवीर ने बताया, मेरा गांव शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। एक दिन मुझे घर के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी तो शहर के बाज़ार में एटीएम से पैसे निकालने गया। पैसे निकालने के बाद मैंने अपने गांव लौटने के लिए किसी सवारी का इंतज़ाम करने लगा। गांव के रास्ते पर खड़ा था और किसी बाइक, ऑटो या कार का इंतज़ार कर रहा था। कई गाड़ियों को रोकने की इशारा किया, लेकिन कोई नहीं रुका। तभी मुझे एक गाड़ी आती हुई दिखी तो मैंने उसे हाथ देकर रोकने की इशारा किया। गाड़ी रुक गई और मैंने उनसे लिफ्ट मांगी। उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। गाड़ी में बैठते समय मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ी आगे जाकर अपने गांव के पास उतरना है। रणवीर ने आगे बताया, जब मैं गाड़ी में बैठा तो मैंने देखा कि उसने 3 लोग थे। एक अजीब भाषा में बात कर रहे थे जो ना हिंदी थी और ना ही अंग्रेजी थी। मुझे वह भाषा बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वे बैठे बैठे कुछ खा भी रहे थे और फिर उन्होंने खाने की चीज़ों में से कुछ मेरी तरफ इशारा करते हुए मेरी ओर बढ़ाया। रणवीर ने अपनी बात को थोड़ी देर के लिए रोका, मानो उसे कुछ और याद आ गया हो। पुलिस वाला उसकी कहानी में पूरी तरह
खोया हुआ था और वह जानना चाहता था कि आगे क्या हुआ। रणबीर ने आगे बताया कि उन्होंने खाने के सामान को मेरी तरफ बढ़ाया और मैंने उसमें से थोड़ा सा खा लिया। जैसे ही मैंने वह खाया थोड़ी देर में मुझे अजीब सा महसूस होने लगा और फिर मैं अचानक से बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को एक गंदी और बदबूदार टॉयलेट में बंद पाया। वहाँ से बहुत ही बुरी दुर्गंध आ रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे कहाँ लाकर बंद कर दिया गया है। मेरे पास ना ही वह पैसे थे मैंने जो एटीएम से निकाले थे और ना मोबाइल फ़ोन था और ना ही पहचान पत्र था। घबरा कर चिल्लाने लगा, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ कहाँ बंद हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब मैंने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाया तो कुछ देर बाद एक व्यक्ति बाहर से आया। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे देखते ही गुस्से में मुझ पर टूट पड़ा। उसने मुझ पर हमला किया और मुझे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वह तब तक मुझे मारता रहा जब तक कि मैं दर्द से बिलखने नहीं लगा। रणबीर की आंखों में उस खौफनाक पल की छवि साफ साफ झलक रही थी और पुलिस वाला उसकी कहानी सुनते हुए गंभीरता से सोच में पड़ गया था। जब तक वह चुप नहीं हो जाता, रणबीर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह व्यक्ति किसी ऐसी भाषा में बात कर रहा था जो रणबीर को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। रणबीर थक चुका था, चुप हो जाता है। तब वह व्यक्ति दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। रणबीर बहुत परेशान हो जाता है कि वह कहाँ है और यह लोग कौन हैं जिनकी भाषा वह समझ नहीं पा रहा है। इसी उलझन में था तभी एक बार फिर से वही टॉयलेट का दरवाज़ा खुलता है। अब उस व्यक्ति के हाथ में एक इंजेक्शन था जिसे वह रणबीर को लगा देता है। जैसे ही उसे इंजेक्शन लगाया जाता है रणबीर फिर से बेहोश हो जाता है। इस बार जब उसकी आंखें खुलती है तो शाम का समय हो चुका था और वह खुद को एक खाली कमरे में पाता है। भूख भी लगी रहती है। वह दरवाज़ा बजाकर ज़ोर ज़ोर से कहने लगता है कि मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। उसकी आवाज़ सुनकर बाहर जो लोग उसे बंद करके रखे हुए थे दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहते हैं रणबीर उसकी भाषा समझ नहीं पाता है, वो भी रणबीर की भाषा समझ नहीं पाते हैं। वह इस वजह से वो लोग गुस्से में रणबीर को पीटने लगते हैं और उसका मुंह बंद कर देते हैं। रणबीर सहमा सहमा चुपचाप कमरे में बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा फिर खुलता है और उसके लिए थोड़ा सा खाना लाया जाता है। रणबीर उसे खाने को खाता है, लेकिन उसे अंदर से बहुत डर लग रहा था। वह बार बार सोचता है कि आखिर कहाँ है और यहाँ कैसे पहुँच गया। रणबीर को सब कुछ किसी बुरे सपने की तरह लग रहा था, लेकिन जो कुछ भी था उसके साथ जो हो रहा था वह सब हकीकत थी। थोड़ी देर बाद एक बार फिर से दरवाज़ा खुलता है और ये वही व्यक्ति एक और इंजेक्शन लेकर रणबीर के पास आता है और उसे नशे का इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगते ही रणबीर पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और कमरे के फर्श पर बेसुधा पड़ा रहता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही कुछ लोग वहां आते हैं और रणबीर को ज़बरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वे उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाते हैं जहां उसके जैसे कई और लोग भी मजदूर मौजूद थे। वहां पहुंचने के बाद रणबीर को भी उन सब के साथ काम करना पड़ता है। उन लोगों की कड़ी निगरानी से भी सभी मजदूर काम कर रहे थे ताकि कोई भाग ना सके। रणबीर ने धीरे धीरे यह समझ लिया कि वहाँ पर बाकी सभी लोग भी इसी तरह से लाए गए थे। दिन में वह वहाँ मजदूरी करता और शाम होते उसे फिर से उसी कमरे में वापस लाकर और एक इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता था। इस तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। काम करते हुए रणबीर को लग रहा 2 साल लगभग हो चुके थे और इस दौरान जो इंजेक्शन उसे दिए जा रहे थे उसका असर अब कम होने लगा था। 2 साल के भीतर उसे यह समझ आ गया था, अगर वह चुपचाप और बिना किसी विरोध के काम करता रहे तो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब वह यह जान चुका था
कि अगर वह शोर मचाएगा या विरोध करेगा तो ही उन लोग उसे पीटेंगे। इसलिए उसने चुपचाप उनके अनुसार काम करना शुरू कर दिया और इसी वजह से लोग अब उस पर ध्यान देना कम कर दिए। जैसे जैसे इंजेक्शन का असर कम होने लगा, एक रात रणबीर की आंखें अचानक खुल जाती हैं। जब आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि जिस कमरे में उसे बंद किया गया था उसका दरवाज़ा खुला था और बाहर लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। वह अक्सर देख रणबीर ने चुपके से वहाँ से निकलने का फैसला किया, क्योंकि अब उन लोगों के पास और भी नए लोग थे जिन पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, उन्हें नियंत्रित करने में व्यस्त थे। यह सोच रहे थे कि अब रणबीर उनके पास अस्थायी रूप से रहेगा, लेकिन रणबीर ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और चुपके से वहाँ से भाग निकला। अब रणबीर सोचने लगा कि वह कहाँ जाए, क्योंकि उसे इस अजनबी जगह से कोई भी परिचित नहीं था। जैसे ही वहाँ से भागता है और वह पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगता है, लेकिन वह जगह उसे बिल्कुल भी परिचित नहीं लग रही थी और चारों ओर ऐसे बोर्ड दिखाई दे रहे थे जिन पर अजनबी भाषा लिखी हुई थी जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। और धीरे धीरे एक ट्रेन की पटरी के पास पहुंच जाता है। रणबीर ने देखा कि ट्रेन की पटरी पर चलने से शायद वह किसी स्टेशन तक पहुंच सकता है और वहां से कोई ट्रेन पकड़कर अपने इलाके तक जा सकता है। चूँकि वह पढ़ा लिखा था, उसे ट्रेन की पटरी का अनुसरण करने का ख्याल आया। वह पटरी के साथ चलता गया और आखिरकार एक स्टेशन तक पहुंच गया। स्टेशन पर पहुंचते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो भारत के किसी दूसरे हिस्से में है, जहां की भाषा और बोली पूरी तरह से अलग थी। वहां के लोग भी उसे अजनबी लग रहे थे। स्टेशन पर भी उसे अपनी भाषा में कोई नहीं मिला और कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। यह देखकर रणबीर तय करता है कि वह यहाँ से ट्रेन पकड़कर अपने इलाके वापस जाने की कोशिश करेगा, लेकिन रणबीर के पास पैसे नहीं थे और यह समस्या उसके लिए एक और बड़ी चुनौती बन चुकी थी, क्योंकि बिना पैसे के वह रेल यात्रा कैसे कर सकता था। फिर भी उसने यह तय किया कि उसे इस खतरनाक जगह से निकलना होगा। वह जानता था कि अगर उन लोगों को यह पता चला कि वह भाग गया है तो वे उसे ढूंढने के लिए इधर उधर ज़रूर जाएंगे। अगर वे फिर से उसे पकड़ लेते हैं तो उसके साथ क्या होगा, यह उसे बखूबी समझ में आ गया था। इसलिए उसने एक ट्रेन में चढ़ने का निर्णय लिया। ट्रेन में चढ़ने के बाद वह कई बार टॉयलेट में सोता और कभी सीट के नीचे, कभी और जैसे तैसे सफ़र करता गया। जब भी उसे भूख लगती, वह किसी न किसी स्टेशन पर उतरकर वहाँ के फूड स्टॉल से कुछ खाने का जुगाड़ कर लेता। वह खाना ढूंढता, खाता पीता, बिन किसी को यह एहसास होने दिया कि वह एक कष्टकारी स्थिति में है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता खोजते हुए धीरे धीरे वह नागपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है। नागपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद रणबीर को बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। वह स्टेशन के पास एक डिब्बे के पास गया। उसने उसमें से कुछ खाने की कोशिश करने लगा। डिब्बे में रखी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें थी, जिन्हें उसने खोला और उनमें बची हुई कोल्ड ड्रिंक पीने की कोशिश की। यह देखकर एक रेलवे के जवान जो पास से गुजर रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रणबीर से उसकी पूरी कहानी सुनता है और यह सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि रणबीर के साथ जो हुआ था वो बहुत ही दर्दनाक था। रणबीर ने जब अपनी पूरी कहानी बताई तो पुलिस वालों को भी उसकी स्थिति को लेकर गहरी संवेदना हुई। रेलवे पुलिस का जवान रणबीर से पूछता है, क्या तुम्हें अपने घर का नंबर याद है? रणबीर थोड़ी देर चुप रहता है, फिर वह बताता है, मेरे घर पर मेरा फ़ोन था, लेकिन लोगों ने वह फ़ोन मुझसे छीन लिया था। अब मैं उस नंबर को याद नहीं कर सकता और मेरी माँ भी अनपढ़ है, तो वह भी मुझे उस नंबर को नहीं दिलवा सकती। लेकिन फिर वह अपनी याददाश्त पर थोड़ा जोर डालता है और उसे अपने ससुराल के लड़के का नंबर याद आ जाता है। इस पर रेलवे पुलिस के जवान ने अपना फ़ोन निकाला और उस नंबर को मिलाने की कोशिश की। जैसे ही वह नंबर डायल करता है,
रात का समय हो चुका था और रणबीर के ससुराल के लड़के गौरव को फ़ोन लगाता है। जब पुलिस वाला गौरव को फ़ोन करता है तो वह रणबीर सिंह के बारे में पूछता है, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? गौरव जवाब देता है, हाँ साहब, वह मेरा भाई है, लेकिन काफ़ी दिनों से वह गायब था। हमने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस में दे दी थी। अब उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? पुलिस वाला बताता है, यहाँ रेलवे स्टेशन पर हमें एक आदमी मिला है जो खुद को रणबीर सिंह बता रहा है। इसके बाद पुलिस वाला फ़ोन रणबीर को देता है ताकि वह गौरव से बात कर सके। रणबीर और गौरव की बात सुनकर दोनों को समझने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि फ़ोन पर बात करना कठिन था। तभी पुलिस वाला वीडियो कॉल करता है और वीडियो कॉल के जरिए दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं। गौरव थोड़ी देर तक ध्यान से देखता है, फिर धीरे धीरे उसे पहचानने में आता है कि यह वास्तव में उसका भाई रणबीर सिंह है। वह तुरंत पुलिस वालों को बताता है कि साहब, यह मेरा भाई रणबीर सिंह ही है। इस पर दोनों भाई कुछ समय तक बातें करते हैं और इस बातचीत के दौरान रणबीर की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वही गौरव की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह अपने भाई को इतने सालों बाद देखकर भावुक हो जाता है। रणबीर सिंह और गौरव सिंह की आंखों से इस वजह से बह रहे थे कि 2 साल बाद वह व्यक्ति जिससे अपने परिवार में मरा हुआ समझ लिया था, वापस लौट आया था। रणबीर को वापस पाकर उनका परिवार बहुत खुश था। अगले दिन पुलिस वाले रणबीर को उसके घर ले जाते हैं। जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ से मिलता है, उसकी माँ उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है और तुरंत उसे अपने गले से लगा लेती है। वह पुलिस वालों के पैरों में गिरकर कहती है कि साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे बेटे को वापस ले आए। इसके बाद वहाँ पर कुछ कागजी कार्रवाई की जाती है और जब वह पूरी हो जाती है तो रणबीर सिंह अपने घर में अपनी माँ के साथ फिर से रहने लगता है। उसने अपनी ज़िंदगी को फिर से संजीवनी दी थी। अब वह अपने पुराने जीवन की ओर लौट आया था। जैसे ही इस बात की खबर पूरे गांव में फैलती है, लोग उससे मिलने के लिए आने लगते हैं। सभी लोग जानने की कोशिश कर रहे थे और जानने के लिए उत्सुक थे कि उसके साथ क्या हुआ था और वह किस वजह से, किस तरह से वहां से भाग कर वापस आया। रणबीर सिंह अपनी पूरी कहानी गांव वालों को सुनाता और बताता है कि कैसे उसे उन लोगों ने बंधक बना लिया था, किस तरह वह उनके जाल से निकलने में सफल हुआ, उसने अपना जीवन कैसे दोबारा शुरू किया। वह सभी को यह भी समझाता कि कभी भी किसी अजनबी के जाल में ना फंसें और अपनी आंखें खुली रखें। वह अपने अनुभवों से सभी को सावधान करता है और बताता है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी उम्मीदें नहीं खोनी चाहिए। रणबीर ने जब अपनी कहानी सुनाई तो वह सभी को यह सिखाते हुए कहता है, अजनबी गाड़ी, अनजान गाड़ी, इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। जैसे मैंने तो यह सोचा था कि मेरा गांव सामने ही है, तो यह लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने मेरी ज़िंदगी के 2 साल बर्बाद कर दिए, जिनकी मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। वह यह भी बताता है कि कैसे उनके बारे में बिना सोचे समझे उस गाड़ी में चढ़ने का निर्णय लिया और इस वजह से उसे 2 साल तक दर्द और संघर्ष का सामना करना पड़ा। पुलिस वाले भी उससे और जानकारी लेने के लिए पूछताछ करते हैं, यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह कहाँ गया था और वह जगह कैसी थी। हालांकि रणबीर को ज़्यादा कुछ याद नहीं था और जो कुछ भी उसे याद था उसने पुलिस को बताया। पुलिस इस केस को सुलझाने में लगी हुई थी और उनका उद्देश्य था कि वह यह पता करें कि क्या और लोग भी उन लोगों के द्वारा बंदी बना कर रखे गए थे। अगर ऐसा था तो वे उन लोगों को भी छुड़ा सकते थे। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई चल रही थी और रणबीर सिंह अपनी मां के साथ अपने घर में ही हंसी खुशी से रह रहा था। वह अब अपनी कहानियां सबको सुनाया करता था और हर कहानी में एक बड़ी सीख छिपी होती थी। दोस्तों, यह भी कहानी रणबीर सिंह की, जो 2 साल पहले अपने गांव के पास शहर में
अपहरण कर लिया गया था और 2 साल बाद अपने परिवार के पास वापस लौट आए। यह कहानी न केवल रणबीर की दुखद यात्रा की है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कभी किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा सचेत रहना चाहिए। रणबीर सिंह की एक सख्त चेतावनी देती है कि हमें कभी भी अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर जब बात हमारी सुरक्षा की हो। अगर रणबीर सिंह उस दिन उस अनजान व्यक्ति के साथ गाड़ी में नहीं बैठते तो उसकी ज़िंदगी के 2 साल बर्बाद नहीं होते। यह कहानी हमें भी यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी सतर्क रहना चाहिए और किसी भी स्थिति में अपने सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। पुलिस वालों ने भी रणबीर की मदद की और उनका साहस व समर्पण का सराहनीय करा। उन्होंने न केवल रणबीर को सुरक्षित घर भेजने में मदद की, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि इस प्रकार की घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। आपसे बस यही कहूँगा कि इस तरह की कहानियाँ सुनाकर हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते, बल्कि हमारा उद्देश्य यही है कि आप इनसे कुछ सीखें और अपने जीवन में लागू करें। हर कहानी के पीछे कोई संदेश छिपा होता है और रणबीर की कहानी भी हमें यह सिखाती है कि किसी भी अजनबी से बचना और हमारी सुरक्षा या अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। ध्यान रखें दोस्तों, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ यात्रा नहीं करें और हमेशा सतर्क रहें। दोनों इसका कहानी को सुनाने का और सतर्क रहें दोस्तों। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बिल्कुल किसी को भी परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना है या दिल को दुखाना है। मेरा उद्देश्य तो आपको जागरूक करना और सचेत करना है और आपको अलर्ट करना है, ताकि आप ज़िंदगी में किसी भी खतरे से बच सकें, सुरक्षित रह सकें। इस पूरी कहानी को देखकर या सुनकर आपका मन निश्चित ही सोचने पर मजबूर हो गया होगा कि जीवन में कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से रिश्ते नहीं बनाएं और हमेशा अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। ऐसी और भी जागरूकता की कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जहाँ भी रहिए सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।